Hi, I am Professor L.K. Gavel, Department of Computer Science, Government GSG PG College, Balod. This lecture is prepared for BCA first year, subject Computer Fundamental, Unit 4 Computer Software and Languages. This is the first lecture. In this lecture, we have covered about what is the software versus application software, that means system software versus application software, types of software, introduction and types of operating systems, bootloader, diagnostic program, BIOS and utility programs. तो पहले हम देखते हैं कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। एक्चुअल में सॉफ्टवेयर कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है जो कंप्यूटर को इंटरेक्ट करता है, और जो सॉफ्टवेयर जो होता है वो जो भी हम इंस्ट्रक्शंस हम देते हैं हार्डवेयर को, वो उस टास्क को परफॉर्म करने के लिए बोलता है। तो अकॉर्डिंग टू आवर इंस्ट्रक्शंस सिस्टम कैन बी डन, तो दिस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। जैसे यदि हम बात करें, इंटरनेट ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर है, क्योंकि यदि हमको इंटरनेट की कोई एप्लीकेशंस ओपन करना है, इंटरनेट की वेब पेज को हमको देखना है, तो उसके लिए ब्राउज़र की ज़रूरत पड़ेगी। इसी प्रकार से बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जैसे कि यदि एक्सेल है, स्प्रेडशीट है, आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, तो ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जिनको हम एज अ पैकेज भी बोलते हैं, और इन पैकेजेस को हम सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं। और शॉर्ट टर्म में हम जो एब्रिविएशन में जब हम लिखते हैं सॉफ्टवेयर को, तो SW करके लिखा जाता है, दैट इज अ एब्रिविएटेड SW फॉर सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। तो टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, हम दो प्रकार के सॉफ्टवेयर की बात हम करते हैं। पहला सॉफ्टवेयर होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर एक ऐसा प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है जो इंटरफेस करता है एप्लीकेशंस और हार्डवेयर के बीच में। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए हमको सिस्टम सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। एक्चुअल में सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है कंप्यूटर के इंटरनल मैनेजमेंट को मैनेज करता है, इंटरनल हार्डवेयर को मैनेज करता है, जितने भी सिस्टम में लगे हुए डिवाइसेस होते हैं उनको मैनेज करता है, मेमोरी को मैनेज करता है। इस तरीके से सिस्टम लेवल पे जो सॉफ्टवेयर होता है उसको हम बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर के हम कोई भी एप्लीकेशन को रन नहीं कर सकते हैं, और ये एक्चुअल में जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। दूसरे प्रकार के हम सॉफ्टवेयर को बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो पर्टिकुलर किसी टास्क को फुलफिल करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे यदि हमको किसी टाइपिंग करना है, तो टाइप करने के लिए हमको MS वर्ड की ज़रूरत पड़ती है, तो MS वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। यदि हमको कोई ग्राफ चार्ट बनाना है तो उसके लिए MS एक्सेल की ज़रूरत पड़ती है। यदि हमको किसी मल्टीमीडिया से रिलेटेड कोई काम करना है तो हमको मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी। तो स्पेसिफिक पर्पस के लिए जो सॉफ्टवेयर हम यूज़ करते हैं उसको हम बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और जो जनरल पर्पस के लिए यूज़ होता है वो होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। यदि हम डिफरेंस देखें दोनों में, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में, तो सबसे पहले हम देख सकते हैं पहला डिफरेंस है, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो मेंटेन करता है रिसोर्सेस, सिस्टम रिसोर्सेस को, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए को रन करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर स्पेसिफिक टास्क के लिए बनाया जाता है, स्पेसिफिक टास्क के लिए यूज़ किया जाता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर में लो लैंग्वेज यूज़ किया जाता है सिस्टम सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए, जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए हाई लेवल लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर रहता है, जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होता है वो स्पेसिफिक होता है, स्पेसिफिक पर्पस के लिए होता है। बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर के सिस्टम रन नहीं हो सकता, जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर की हमेशा ज़रूरत पड़ती है। सिस्टम सॉफ्टवेयर अपने आप रन होता है जैसे ही हम सिस्टम को ऑन करते हैं, और अपने आप ऑफ हो जाती है जैसे ही हम सिस्टम को स्टॉप करते हैं। जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होता है वो जब तक हम यूज़र नहीं चाहे तब तक वो क्लोज नहीं होगा। एक बार स्टार्ट होने के बाद
जब तक यूजर क्लोज नहीं करेगा तब तक वो रन होते रहेगा। यदि हम एग्जाम्पल देखें सिस्टम सॉफ्टवेयर के, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल्स है ऑपरेटिंग सिस्टम्स, लोडर्स, कंपाइलर, ये सब सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं। और यदि हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे MS वर्ड हमने बताया, एक्सेल बताया, जो MS ऑफिस है, फोटोशॉप है, VLC प्लेयर है, ये सब स्पेसिफिक टास्क के लिए है, इसलिए ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के प्रोग्रामिंग बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की प्रोग्रामिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर के प्रोग्रामिंग की तुलना में सिंपल होता है। तो इस प्रकार से ये डिफरेंस है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में। नेक्स्ट देखते हैं हमको टाइप्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर के निम्न प्रकार से हैं, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम है, डिवाइस ड्राइवर है, फर्मवेयर है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, यूटिलिटीज़ है, बूट लोडर है, डायग्नोस्टिक प्रोग्राम है, बायोस है। तो इनमें से कुछ जो आपके सिलेबस में है उसको हम देखते जाएंगे कि क्या क्या होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, डिवाइस ड्राइवर क्या होता है, फर्मवेयर क्या होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस या ट्रांसलेटर क्या होता है, यूटिलिटी प्रोग्राम्स क्या होती हैं, ये भी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, बूट लोडर क्या होता है। तो ये सब हम आगे टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर है, जो कि कंप्यूटर सिस्टम के अंतर्गत रिसोर्सेस को हैंडल करता है और स्पेशल जनरल सर्विस प्रोवाइड करता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए। एक्चुअली ऑपरेटिंग सिस्टम एक्चुअल में सिस्टम के अंतर्गत जितने भी फैसिलिटीज़ होता है, जितने भी फंक्शन होता है, उसको मैनेज करता है। और बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के हमारा सिस्टम बूट नहीं हो सकता। बूट का मतलब होता है स्टार्ट, जहां पर हम कोई काम करना चाहते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम जितने भी प्रकार के डिवाइसेस होता है उन सारे डिवाइसेस को मैनेज करता है, जैसे इनपुट डिवाइस हुआ, आउटपुट डिवाइस हुआ, सिस्टम से लगे हुए हर प्रकार के डिवाइसेस को ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा मैनेज किया जाता है। और बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के हमारा कोई भी डिवाइसेस सिस्टम, जैसे यदि हम कंप्यूटर सिस्टम की बात करें, डेस्कटॉप की बात करें, लैपटॉप की बात करें, मोबाइल फ़ोन की बात करें, बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के ये डिवाइसेस ऑन नहीं हो सकते। बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार हैं, जैसे कि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, ये बहुत सारे प्रकार हैं। जिनमें से यदि हम एग्जांपल देखें ऑपरेटिंग सिस्टम के, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल आप जानते हो, एंड्रॉयड जो मोबाइल फ़ोन में चलता है, एंड्रॉयड मोबाइल के नाम से हम जानते हैं, CentOS है, iOS है, लिनक्स है, MS-DOS है, विंडोज़ है, लाइनेक्स है जिसके अंदर उबंटूज है, यूनिक्स है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम्स के एग्जांपल्स हैं। इनमें से कई मल्टीटास्किंग हो सकते हैं, कई मल्टी यूज़र हो सकते हैं, कई सिंगल यूज़र हो सकते हैं, ये अलग प्रकार के हो सकते हैं। तो टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम हम देखेंगे। दिस इज द एग्जांपल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत। टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में बैच ऑपरेटिंग सिस्टम है, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम है, टाइम शेयरिंग है, मल्टीटास्किंग है, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये और बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स हैं। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम हम जनरल इंट्रोडक्शन दे देते हैं। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब होता है जो टास्क होता है एक बैच में होता है। बैच का मतलब होता है ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट को हम एक जॉब बना देते हैं। जब तक एक जॉब कंप्लीट नहीं होगा तब तक दूसरा जॉब स्टार्ट नहीं हो सकता। तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का डिसएडवांटेज ये हो सकता है कि हम एक साथ दो कार्य को नहीं कर सकते। जब तक एक जॉब पूरी तरह से कंप्लीट नहीं होगा तब तक दूसरा जॉब स्टार्ट नहीं हो सकता। मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब होता है कि एक ही प्रोसेसर एक से ज़्यादा प्रोग्राम को रन करता हो। मल्टी प्रोग्रामिंग मतलब मल्टी प्रोग्राम, एक से ज़्यादा प्रोग्राम कैन बी रन बाय सिंगल CPU। मल्टी प्रोसेसर का मतलब होता है प्रोसेसर इज अ मल्टी, दैट मीन्स वन प्रोग्राम कैन बी रन विथ मोर देन टू प्रोसेसर, मोर देन वन प्रोसेसर। एक से ज़्यादा प्रोसेसर यदि किसी प्रोग्राम को रन कर रहे हैं तब हम उसको बोलते हैं मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग का मतलब होता है कि किसी भी प्रोग्राम को एक टाइम लिमिट डिफाइन कर दिया जाता है। वो पर्टिकुलर टाइम तक एक प्रोग्राम या एक जॉब रन होगा, उस टाइम खत्म होने के बाद दूसरा जॉब होगा, तीसरा जॉब होगा, चौथा जॉब होगा, चौथा जॉब के बाद फिर से टाइम खत्म होने के बाद पहले जॉब
पे आ जाएगा, जहाँ से ख़त्म हुआ था वहाँ से फिर स्टार्ट करेगा। तो इस तरीके से टाइम स्लाइस डिफाइन कर दिया जाता है पर्टिकुलर टास्क को, पर्टिकुलर जॉब को। मल्टीटास्किंग भी एक प्रकार का टाइम शेयरिंग का ही एक एडवांस फॉर्म है। यहाँ पर हम टास्क की बात कर रहे हैं, तो टास्क का मतलब होता है जो हम वर्क परफॉर्म करते हैं। अभी हमने देखा कि कंप्यूटर में जो प्रोसेसर होता है वो एक समय में एक ही कार्य कर सकता है। तो हाउ टू मैनेज मल्टीटास्किंग? तो मल्टीटास्किंग इज सेम एज अ टाइम शेयरिंग, क्योंकि हर टास्क को एक पर्टिकुलर टाइम अलॉट कर दिया जाता है और उस टास्क को उस टाइम तक करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट टास्क में चला जाता है। आफ्टर एंडिंग ऑफ द लास्ट टास्क देन मूव टू फर्स्ट टास्क, जहां से वो खत्म किया रहता है। तो इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम हम बोलते हैं मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, यहाँ पर टास्क का जो होता है वो अलग अलग सेक्शन को डिवाइड कर दिया जाता है, वो अपना अपना परफॉर्म करता है अपना अपना जॉब को, वो एक दूसरे से कोई रिलेशंस नहीं होता है। इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है पर्टिकुलर टास्क को पर्टिकुलर पोर्शंस के लिए। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार का ऐसा है कि जो ऑन द लाइन हम जो काम करते हैं उसका तुरंत इफेक्ट हमको प्रोवाइड कराता है, तो ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम को हम बोलते हैं रियल टाइम। तो एक प्रकार का रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम ऑनलाइन ऑपरेटिंग सिस्टम ही है कि रिमोट पे बैठा हुआ कोई व्यक्ति कोई काम कर रहा है तो उसका रिस्पांस तुरंत उसको मिलता है। तो ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम को हम बोलते हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये एक समरी था टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में। नेक्स्ट हम देखते हैं बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, जो हमने अभी बता ही दिया कि क्या होता है कि जॉब को जो है बैच के फॉर्म में रहता है और जब तक एक जॉब कंप्लीट नहीं होता है तब तक दूसरा जॉब पे नहीं होता, दूसरा जॉब पे मूव नहीं होता है। तो इस प्रकार से जॉब को हम किस में डिफाइन कर देते हैं? बैचेस में। और एक एक बैचेस में एक से ज़्यादा प्रोग्राम हो सकता है, एक से ज़्यादा इंस्ट्रक्शन होता है, वो आ गया एक जॉब। इस प्रकार से दूसरा जॉब, तीसरा जॉब, दैट इज एक प्रकार का टास्क ही हम बोल सकते हैं। तो एक टास्क कंप्लीट होने के बाद ही दूसरा टास्क पे वर्क करता है। मल्टी प्रोग्रामिंग भी हमने अभी एक्सप्लेन कर दिया कि एक साथ एक सीपीयू एक से ज़्यादा जॉब को हैंडल करता है और वो एक जॉब जब के बाद दूसरा जॉब पे वो स्विच करता है। इसमें क्या होता है, सीपीयू और ऑपरेटिंग सिस्टम हमेशा बिजी रहते हैं, क्योंकि कभी भी आइडियल नहीं होगा। जॉब भी बिजी रहेगा, सीपीयू भी बिजी रहेगा और ऑपरेटिंग सिस्टम भी बिजी रहता है, क्योंकि सीपीयू को परफॉर्म करना है टास्क और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? शेड्यूल करके रखता है कौन सा प्रोग्राम कब रन होगा। सीपीयू शेड्यूलिंग के माध्यम से बनाया जाता है, बताया जाता है। मल्टी प्रोग्रामिंग में ऑलरेडी सीपीयू को शेड्यूल किया जाता है कि सीपीयू बहुत सारे प्रोग्राम में से कौन सा प्रोग्राम को पहले करेगा, कौन सा प्रोग्राम को बाद में करेगा, कब किसका नंबर आएगा, वो सीपीयू शेड्यूलिंग के द्वारा डिफाइन किया जाता है। मल्टी प्रोसेसर भी हमने समरी के रूप में हमने अभी डिस्कस कर लिया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे प्रोसेसर है जो एक फिजिकल मेमोरी को शेयर करते हैं। कॉमन फिजिकल मेमोरी होता है जहाँ पर आपका प्रोग्राम होता है और वो सारे प्रोसेसर उसी मेमोरी में जो भी इंस्ट्रक्शंस लिखे रहते हैं उसको एक्सिक्यूट करता है। और यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन मल्टी प्रोसेसर सिस्टम ऑल प्रोसेसर ऑपरेट अंडर सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब एक ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत ही सारे प्रोसेसर ऑपरेट करते हैं। टाइम शेयरिंग भी हमने डिस्कस कर लिए। टाइम शेयरिंग में क्या हो गया कि टाइम अलॉट कर दिया गया पर्टिकुलर जॉब को, आफ्टर स्लाइस इज कंप्लीटेड, टाइम स्लाइस इज कंप्लीटेड, दे मूव टू नेक्स्ट टास्क, next work, then move to next work, then move to next work. After completion of last task they again move to round robin system। इसको हम बोलते हैं राउंड रॉबिन सिस्टम। इस प्रकार से सर्किल चलते रहता है जितना भी टाइम, और इक्वल टाइम अलॉट किया जाता है हर एक। जैसे मान लो 1 सेकंड एक जॉब के लिए अलॉट किया गया तो हर जॉब के लिए 1 सेकंड, 1 सेकंड पहला जॉब को कंप्लीट करता है। उसके बाद जैसे ही पहला जॉब कंप्लीट हो, पहला जॉब 1 सेकंड कंप्लीट होगा, वो नेक्स्ट जॉब पे मूव करेगा। उसको 1 सेकंड करने के बाद तीसरा जॉब पे मूव करेगा। जैसे मान लो 3 जॉब है, तीसरा जॉब 1 सेकंड करने के बाद वापस फिर से कहाँ जाएगा? पहला जॉब 1 सेकंड कंप्लीट होने के बाद वो नेक्स्ट 1 सेकंड वहां से शुरू करेगा जहां से आपका जॉब खत्म हुआ था, और वहीं से शुरू करेगा नेक्स्ट स्लाइड। इस तरीके से ये कंटिन्यूअस मूव करते रहता टाइम स्लाइस, इसीलिए हम उसको बोलते हैं टाइम शेयरिंग। मल्टीटास्किंग भी हमने बताया था, दैट इज एडवांस फॉर्म ऑफ द
टाइम शेयरिंग, क्योंकि टास्क का ही है, एक्चुअल में टास्क के लिए ही टाइम अलॉट किया जाता है। हमको ऐसा लगता है कि जो मल्टीटास्किंग में कि कंप्यूटर एक साथ बहुत सारे काम को कर रहा है, जबकि ऐसा नहीं होता है। जैसे आप काम करते करते आप म्यूजिक सुन रहे हैं या मूवी देख रहे हैं और हमारा काम भी हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों एक साथ चल रहे हैं, दोनों के लिए टाइम अलग अलग है। हम कंप्यूटर एक फास्ट डिवाइस होने के कारण हमको समय का पता नहीं चल पाता और हमको ऐसा लगता है कि दोनों काम एक साथ हो रहे हैं, जबकि एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। दोनों काम अलग अलग टाइम पे हो रहा है। जब यदि हम पावर पॉइंट कर रहे हैं या जीमेल हम ओपन कर रहे हैं, दोनों प्रोग्राम हम ओपन करें, जिस पे हम काम कर रहे हैं दोनों में काम कर रहे हैं, तो दोनों के लिए टाइम अलॉटेड है। जैसे ही हम ये काम को काम कर खत्म होता है, वैसे ही दूसरे में जाते हैं तो तुरंत वो मूवमेंट कर लेता है। इस प्रकार से यदि हम बात करें तो मल्टीटास्किंग में कि टास्क को डिवाइड कर दिया जाता है टाइमिंग में, टाइम स्लाइस में। इसीलिए हमने बताया कि मल्टीटास्किंग एक प्रकार का टाइम शेयरिंग का ही एडवांस है। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में भी अभी हमने देखा कि किस प्रकार से जो ऑपरेटिंग सिस्टम है डिस्ट्रीब्यूट करता है जॉब को, और पर्टिकुलर जॉब को कंप्लीट अलग अलग सेक्शन में डिवाइड करता है। तो यदि हम एडवांटेज देखें डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का, तो देयर आर मल्टीपल सिस्टम इन्वॉल्व ओवर वन साइड। एक जगह पे बहुत सारे सिस्टम इन्वॉल्व है दैट कैन बी यूटिलाइज द रिसोर्सेज ऑफ द सिस्टम एट अदर साइड फॉर रिसोर्स इंटेंसिव टास्क। फास्ट प्रोसेसिंग होता है, लेस लोड ऑन होस्ट मशीन, होस्ट मशीन पे कम दबाव पड़ता है, लोड पड़ता है। तो डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब क्या हो गया कि हमारा काम जो है वो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अलग अलग जगह पे, और सेम एक ही रिसोर्स को हमने अलग अलग जगह पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, और वो अपने अपने एरिया पे अपना अपना वर्क को परफॉर्म कर रहा है और करता है, और लास्ट में हमारा एक साथ हमारा वर्क हो जाता है। ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में भी हम समरी के रूप में हमने बताया था। तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम मैक्सिमम टाइम फॉर ईच ऑफ द क्रिटिकल ऑपरेशंस एंड दैट परफॉर्म लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल एंड इंटरप्ट हैंडलिंग। तो यहाँ पर रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम जो बहुत ही मैक्सिमम क्रिटिकल ऑपरेशन को मैक्सिमम टाइम पे और कंप्लीट करता है उसको ऑन टाइम पर, तो वो कहलाता है हार्ड रियल टाइम। दूसरा है इन रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम ओनली गारंटी है मैक्सिमम ऑफ द टाइम, दैट इज द क्रिटिकल टास्क विल गेट प्रायोरिटी ओवर अदर टास्क। दूसरे टास्क के से ज़्यादा प्रायोरिटी यदि क्रिटिकल टास्क को किया जाता है, और बट नो एश्योरिटी फॉर कंप्लीटिंग इन द डिफाइंड टाइम, लेकिन उसमें कोई एश्योरिटी नहीं है, एश्योर नहीं है कि डिफाइंड टाइम में वो कंप्लीट हो जाए। तो ऐसे जो होता है उसको हम बोलते हैं सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो बेसिकली रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम दो प्रकार का है, हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम और सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हार्ड रियल टाइम में वो गारंटी है क्रिटिकल ऑपरेशंस के लिए मैक्सिमम टाइम, जबकि सॉफ्ट रियल टाइम में कोई गारंटी नहीं दे सकता, कोई एश्योरिटी नहीं है कि वो डिफाइंड टाइम में कंप्लीट हो जाए। नेक्स्ट हम देखते हैं बूट लोडर। बूट लोडर इज आल्सो नोन एज द बूट प्रोग्राम और बूट स्ट्रैप लोडर। ये एक स्पेशल प्रोग्राम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करने के लिए। बूट स्ट्रैप लोडर जो होता है वो एक्चुअली में बायोस के अंतर्गत होता है। बायोस का मतलब होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, एक प्रकार का फर्मवेयर है। फर्मवेयर इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि जो सॉफ्टवेयर किसी हार्डवेयर में एम्बेडेड होता है उसको हम बोलते हैं फर्मवेयर। तो बायोस के अंतर्गत बूट स्ट्रैप लोडर एक प्रोग्राम इनबिल्ट रहता है जिसका मुख्य कार्य होता है ऑपरेटिंग सिस्टम को मेमोरी में लोड करना। ऑपरेटिंग सिस्टम जनरली होता है हार्ड डिस्क में, सीडी में या डीवीडी में या यूएसबी स्टिक्स में, या जो है यूएसबी जो भी स्टिक है जैसे पेन ड्राइव वगैरह हो गया, वहाँ एक्चुअल में हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। उस ऑपरेटिंग सिस्टम को मेमोरी दैट इज अ रैम में ट्रांसफर करने का काम करता है बूट स्ट्रैप लोडर या बूट लोडर। तो बूट लोडर एक ऐसा प्रोग्राम है जो कहाँ रहेगा? बायोस के अंतर्गत
रहता है, एम्बेडेड रहता है, क्योंकि बायोस इज अ हार्डवेयर और उस हार्डवेयर में बूट स्ट्रैप लोडर को एम्बेडेड किया जाता है, इसलिए हम उसको बोलते हैं फर्मवेयर। तो इसका मुख्य कार्य होता है सिस्टम को बूट करने में सहायता करना। बूट स्ट्रैप लोडर यदि नहीं होगा तो ऑपरेटिंग सिस्टम लोड नहीं हो पाएगा, और जब ऑपरेटिंग सिस्टम लोड नहीं हो पाएगा तो हमारा सिस्टम बूट नहीं हो पाएगा। इसलिए बूट लोडर जब ऑपरेटिंग सिस्टम को कंप्लीट लोड कर लेता है मेमोरी में, तब हम उसको बोलते हैं बूटिंग प्रोसेस। तो जो प्रोसेस होता है, आप पावर ऑन करने से लेकर सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड होने तक का जो प्रोसेस है, दैट इज बूटिंग प्रोसेस। और जैसे ही बूटिंग प्रोसेस खत्म हो जाता है तो हमारा सिस्टम बूट हो जाता है, मतलब हम उस एक इन्वायरमेंट मिल जाता है जहां पर हम कोई भी कार्य कर सकते हैं। बूट स्ट्रैप लोडर एक ऐसा प्रोग्राम्स है जो ऑपरेटिंग सिस्टम जनरली कहां पर होता है, मास्टर बूट रिकॉर्ड। मास्टर बूट रिकॉर्ड का मतलब होता है कि फर्स्ट सेक्टर ऑफ द ड्राइव, जो हार्ड डिस्क का पहला सेक्टर होता है उस सेक्टर को हम बोलते हैं मास्टर बूट रिकॉर्ड। क्योंकि बूट स्ट्रैप लोडर में ऐसा प्रोग्राम किया जाता है कि वो सबसे पहले हार्ड डिस्क का या सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का पहला सेक्टर को रीड करता है। यदि पहला सेक्टर में ऑपरेटिंग सिस्टम लोड नहीं है तो वो लोड नहीं कर पाएगा, इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम हमेशा स्टार्ट होता है बूट सेक्टर से, जिसको हम बोलते हैं मास्टर बूट रिकॉर्ड। नेक्स्ट हम देखते हैं डायग्नोस्टिक प्रोग्राम। डायग्नोस्टिक प्रोग्राम एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि पर्टिकुलर सेट ऑफ हार्डवेयर डिवाइसेस जो होते हैं उसके प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करता है। तो यदि हमारे सिस्टम में किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम है, हार्डवेयर से रिलेटेड हो या सॉफ्टवेयर से रिलेटेड हो, या किसी भी प्रकार का कुछ भी कोई एरर्स आ रही हैं, तो उन एरर्स को रेक्टिफाई करने के लिए डायग्नोस्टिक प्रोग्राम की जरूरत पड़ती है। डायग्नोस्टिक प्रोग्राम पूरे सिस्टम को स्कैन करता है। स्कैन करने के बाद जहां पर भी किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम दिखता है, उस प्रॉब्लम को वो अलर्ट करता है या प्रॉब्लम को डिफाइन करता है, और डिफाइन करने के बाद फिर उस प्रॉब्लम को आपको बताता है कि किस जगह पे क्या प्रॉब्लम है। तो इस प्रकार से डायग्नोस्टिक प्रोग्राम का वर्क है। तो डायग्नोस्टिक प्रोग्राम मतलब डायग्नोसिस करना। किसको डायग्नोसिस करता है, व्हाट इज द प्रॉब्लम इनसाइड द सिस्टम, या सिस्टम में क्या प्रॉब्लम है। यदि प्रॉब्लम है तो उसको आपको बताएगा। कुछ डायग्नोस्टिक प्रोग्राम आल्सो रिजॉल्व द हार्डवेयर इश्यूज, और हार्डवेयर में कोई प्रॉब्लम होता है उसको रिजॉल्व भी करता है। तो एक प्रकार से हम बोल सकते हैं डायग्नोस्टिक प्रोग्राम क्या हेल्प कर रहा है आपको, सिस्टम में किसी भी फॉल्ट है उस फॉल्ट को आइडेंटिफाई करना और उसको रिजॉल्व भी करना। नेक्स्ट हम देखते हैं बायोस। बायोस के बारे में अभी हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। दिस सॉफ्टवेयर इज स्टोर ऑन स्मॉल मेमोरी चिप्स ऑन द मदरबोर्ड। तो मदरबोर्ड में एक स्मॉल मेमोरी चिप्स होता है, उस मेमोरी चिप्स को ही हम बोलते हैं बायोस। उस बायोस के अंतर्गत अलग अलग मेमोरी सेक्शन होता है, जहां पर एक सेक्शन में बूट स्ट्रैप लोडर होता है, और वो बूट स्ट्रैप लोडर जो होता है स्टार्ट करता है। यहाँ पर यदि हम बात करें तो बायोस जो होता है पोस्ट एंड देयरफॉर मेक इट द वेरी फर्स्ट सॉफ्टवेयर टू रन ऑन द कंप्यूटर इज स्टार्टेड। तो बायोस बूट स्ट्रैप लोडर को स्टार्ट करने के पहले एक और ऑपरेशन होता है जिसको हम बोलते हैं पोस्ट, दैट इज अ पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। तो ये प्रोग्राम भी बायोस के अंदर होता है। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट प्रोग्राम सिस्टम में पावर अवेलेबल है कि नहीं, पावर की अवेलेबिलिटी है कि नहीं, उसको चेक करता है। यदि सारे जगह पे सही पावर सप्लाई है उसके बाद ही वो सिस्टम को ऑपरेट करता है। क्योंकि सिस्टम को जैसे ही हम ऑन करते हैं, ऑन करने के बाद बायोस में जो पोस्ट ऑपरेशन होता है वो स्टार्ट होता है। आफ्टर पोस्टिंग पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, बायोस का जो काम है वो लोड करने के लिए होता है। फिर जो बूट स्ट्रैप लोडर है उसके अंदर वो लोड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम को। तो बायोस एक प्रकार का फर्मवेयर है, नॉन वोलेटाइल है, जिसका मतलब है इसमें से प्रोग्राम को इरेज नहीं होगा। क्यों इरेज नहीं होगा, क्योंकि नॉन वोलेटाइल टाइप का है, एम्बेडेड है, और जैसे ही पावर ऑफ होगा तो भी इसमें कोई भी जो इंफॉर्मेशन है, जो प्रोग्राम्स लिखा हुआ है वो इरेज नहीं होगा। इसलिए इसको बोला गया है फर्मवेयर है और नॉन वोलेटाइल टाइप है। बायोस को प्रोनाउंस किया जाता है बायोस, और इसको हम समटाइम्स बायोस बोलते हैं, रोम बायोस बोलते हैं, या पीसी बायोस बोलते हैं।
लेकिन इसको कभी भी बेसिक इंटीग्रेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम या बिल्ट इन ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं कहा जाता। कई बार बोल देते हैं कि इसका नाम बेसिक इंटीग्रेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम या बिल्ट इन ऑपरेटिंग सिस्टम, वो गलत है। एक्चुअल में बायोस का मतलब होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, या हम उसको रोम बायोस, रोम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें जो प्रोग्राम उसको हम पढ़ते हैं इसके में कोई चेंजेस नहीं कर सकते। और पीसी इसलिए बोलते हैं क्योंकि यह पर्सनल कंप्यूटर में होता है। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है, दैट इज कॉल्ड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का मतलब होता है एनालाइज करना, सिस्टम को ऑप्टिमाइज करना, कॉन्फ़िगर करना, मेंटेन करना। मतलब कंप्यूटर सिस्टम में किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को दूर करने का काम करता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अभी हमने देखा डायग्नोस्टिक प्रोग्राम। डायग्नोस्टिक प्रोग्राम क्या कर रहा है? प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर रहा है। जरूरी नहीं कि सारे प्रॉब्लम्स को वो रिजॉल्व कर ले, कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिसको रिजॉल्व नहीं कर सकता है, तो उस प्रॉब्लम को हमको आइडेंटिफाई करने के बाद हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के द्वारा उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करते हैं। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का मतलब क्या हुआ? एक प्रकार का टूल्स है। और टूल्स किस लिए जरूरत पड़ती है? जब हमारे सिस्टम में इंटरनली किसी भी प्रकार का सॉफ्टवेयर से रिलेटेड पोर्शंस खराब हो जाती है तो उस सॉफ्टवेयर को रिकवर करने के लिए या उस सॉफ्टवेयर में जो फॉल्ट है उसको ठीक करने के लिए हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कई प्रकार का जो माइनर हार्डवेयर प्रॉब्लम को भी सॉल्व करता है। जैसे कोई हार्डवेयर कोई कॉन्फ़िगर नहीं कर पा रहा है या कहीं प्रॉब्लम हो रहा है तो उसको यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के द्वारा हम उसको ठीक कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यदि हम बात करें यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में तो एंटीवायरस है। एंटीवायरस, मान लो हमारे सिस्टम में वायरस आ गया और किसी डेटा को वो करप्ट कर रहा है या ख़राब कर रहा है तो उसको हम एंटीवायरस से उस डेटा को ठीक कर सकते हैं। मैकफी एंटीवायरस है, पिनिफॉर्म सीसी क्लीनर है, विनजीप है, विनरॉर है, विंडोज़ फाइल एक्सप्लोरर है। तो ये बहुत सारे यूटिलिटी है जो हमको सिस्टम को ऑपरेट करने में हेल्प प्रोवाइड करता है। जैसे डिफ्रेगमेंटर है। डिफ्रेगमेंटर का मतलब होता है हमारा फाइल मान लो डिस्क में बहुत अलग अलग जगह पे फैला हुआ है, एक ही फाइल कई लोकेशंस पे है, एक पोर्शन एक जगह पे है, दूसरा दूसरे सेक्टर पे है, तीसरा 100वें सेक्टर पे है, बहुत जगह पे फाइल हमारा फैला हुआ। तो फाइल फैले होने के कारण क्या होता है, जब हम उसको रीड करते हैं तो सीपीयू ज़्यादा टाइम लेता है। क्यों? क्योंकि फाइल को वो बाइंड अप करता है कहाँ कहाँ उसका पार्ट्स है। और यदि हम उस फाइलों को एक जगह पे रख दें तो एक जगह पे रखने से हमको टाइम कम लगेगा, तो एक जगह पे रखने को हम बोलते हैं डिफ्रेगमेंट। तो एक डिफ्रेगमेंट टूल्स है जिसके द्वारा उस फाइल के अलग अलग पोर्शन को एक जगह पे लाके एक ही ब्लॉक में रख देता है। तो इस प्रकार से यदि हम बोल सकते हैं कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर किस लिए यूज होता है? सिस्टम को हेल्प करने के लिए एक प्रकार के टूल्स के रूप में हम काम करते हैं और सिस्टम में जो प्रॉब्लम होता है उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के द्वारा। थैंक यू।